नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल रानीपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। खटीमा और नानक मत्ता के 2 गांवों के नाम भी बदले। जोशीमठ में फिर टूटा गोविंद घाट के पास बनाया जा रहा निर्माणाधीन वैली ब्रिज। 25 मई को खुलने हैं श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट। हवा के झोंके से पुल का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों में नाराजगी। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। लूट की वारदात में था शामिल। दूसरा अपराधी फरार, तलाश जारी। उत्तराखंड में आसमानी आफत। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक अंधड़। कई जिलों में बारिश ने काटा गदर। ओले भी गिरे। तपती गर्मी से लोगों को राहत। आज भी अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी का 1 दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल रानीपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में मुख्य अतिथि शामिल होंगे। धामी की सुरक्षा को लेकर के हरिद्वार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो सीएम धामी 1 दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार जाएंगे, जहां वे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल रानीपुरम में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल रानीपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में भाग लेंगे और कई प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरफराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, आज सीएम हरिद्वार आ रहे हैं, क्या कुछ उनके वहां पर कार्यक्रम रहेंगे और साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? देखिए श्वेता, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का 1 दिवसीय दौरा है। इसको लेकर तमाम तरह का कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य रूप से जो रहेगा हरिद्वार की सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, जो रानीपुर में जो सम्मान समारोह में अहम अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो 4 दिन यात्रा है तो शुरू होने वाली है, तो उससे लेकर पहला पड़ाव जो हरिद्वार में पड़ गया था, उसी के लेकर जो हरिद्वार के आला अधिकारी है उनको लेकर जो जिस तरह की तैयारी है उनका लेकर पूरा जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री का जो अगली कक्षा है सुबह 11:30 बजे के लगभग एक दो स्टेडियम वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर के 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। सीएम ने बुधवार को खटीमा में अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर हुए सैनिक सम्मान समारोह में यह ऐलान किया। तराई वीज विकास निगम के मैदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उनकी मांग पर तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने सेना एवं अर्धसैनिक बलों में शहीद होने वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। खटीमा के ब्लॉक प्रशासक रंजीत सिंह नामधारी की मांग पर
सीएम ने खटीमा और नानकमत्ता के 2 गांवों के नाम बदलने की भी घोषणा की। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन एंड डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि पहले केवल 2 वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष कर दिया है, यानी 5 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं भी संचालित कर रहे हैं। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्रीधाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1,50,00,000 रुपए का जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। वहीं 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले ही बुरी खबर सामने आई। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बन रहा बेली ब्रिज हवा के एक झोंके में क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिर गया। यह पुल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन ने पूरी घटना की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बता दें कि हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, फूलों की घाटी जाने के लिए गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर मौजूद एकमात्र पैदल व मोटर वैली सस्पेंशन पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यात्रा सुचारू रखने के लिए बनाए जा रहे बेली ब्रिज का हिस्सा निर्माण के दौरान हवा के एक झोंके में ही क्षतिग्रस्त होकर नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि हवा व बारिश के चलते पुल के एंगल का कार्य जोड़ने में लगे 20 से अधिक मजदूर इस दौरान कार्य नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बने वैली सस्पेंशन ब्रिज 5 मार्च को भूस्खलन के मलबे से क्षतिग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा था। इस घटना के बाद तकनीकी सर्वे पर साफ हुआ था कि पहाड़ी पर मलबा अटका होने के कारण क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर पुल निर्माण तकनीकी रूप से ठीक नहीं है, लिहाजा इस स्थान से 75 मीटर नीचे वैली मोटर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। गोविंद घाट में नवनिर्माण वैली ब्रिज टूटने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। टनकपुर में उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने दौरा किया। सर्वप्रथम प्रस्तावित दौरे के अनुसार टनकपुर खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष गोविंद सावंत व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल व गुलदस्ता देकर स्वागत किया। टनकपुर स्टेडियम में भ्रमण कर वहां की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि सीएम धामी का सपना है कि हर खिलाड़ी आगे बढ़े, वह खेल में बेहतरीन प्रतिभा दिखाकर राज्य का नाम रोशन करे। साथ ही स्टेडियम में मौजूद कर्मचारियों ने स्टेडियम में एक ट्यूबवेल लगवाने का भी आग्रह किया, जिससे वहां गर्मी में सूखे रहे मैदान को पानी देकर हरा भरा किया जाए तथा पानी की समस्या दूर हो। इस दौरान भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम, सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए तथा भाजपा पार्टी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। यहाँ स्टेडियम में देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं, तो उसको जो भी होगा शासन स्तर पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि खेल जो है गांव-गांव दूर दराज तक पहुँचे और हर खिलाड़ी को जो उसका प्रोत्साहन राशि है समय पर मिले और उसका खेल विकास के लिए जो भी संभावना हो पूरा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस के अहमदाबाद में हुए अधिवेशन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जग रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राज्य में पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्षों को और ज्यादा शक्तिवान और सामर्थ्यवान बनाने की बात कही है, उससे पार्टी का लोकतंत्र नीचे तक जाने की उम्मीद हुई है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों तक हो। पार्टी की ताकत
मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में पार्टी में जिस तरह से शीर्ष नेताओं का वर्चस्व रहा है, उससे पार्टी के चुनावी नतीजों पर बुरा असर पड़ा है। कांग्रेस का अधिवेशन है, पूरे देश के लिए एक नई आशा की किरण है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बेंगलुरु में बैठक हुई थी और उसके बाद प्रस्ताव आए थे, उससे स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस राय के हैं कि कांग्रेस को जिलों और मंडल स्तर तक ले जाना है और उनको काम सौंपने हैं। और अब ये तय किया गया है कि 50% जो अगले टिकट होंगे विधानसभा लोकसभा के, उन टिकटों में जिला अध्यक्षों की और प्रदेश अध्यक्ष की सेह रहेगी। जाहिर है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक नया प्रयोग कांग्रेस हाईकमांड कर रही है। मैं उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से इसका स्वागत करता हूं और मेरा पूरा भरोसा है ये रास्ता जो है कांग्रेस को दूरगामी परिणाम देगा और कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। वहीं सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी आर राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में चारधाम यात्रा को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में उन्होंने कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य आवश्यक विभागों का निरीक्षण किया। सभी संबंधित विभागों को 25 अप्रैल तक समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नंदप्रयाग, कमेड़ा व पागल नाला में 15 से 20 दिन में प्रोटेक्शन वर्क व डामरीकरण करने के साथ ही नंदप्रयाग के पार्था डीप में पुरानी गेवियन वॉल पर भी समय से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जोगी धारा में सड़क के किनारे बड़े पत्थरों को 1 सप्ताह में तोड़ने और हाथी पहाड़ के निकट सड़क के गेवियन वॉल को जून तक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है और चारधाम यात्रा को लेकर सीएम और मुख्य सचिव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बद्रीनाथ रूट तक मैंने मौका मुआयना किया है। बिजली, सड़क, पानी और जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो योजनाएं हैं उनका भी मैंने मौका मुआयना किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और रोड से रिलेटेड हमारे यहाँ पे 2 विभाग हैं। एक है NHIDCL और दूसरा है आपका BR। तो NHIDCL के जो स्ट्रेचेस हैं उसमें खमेड़ा, नंदप्रयाग और पागलनाला, इन तीनों जगहों को जो है हमने देखा और ऑफिसर्स भी थे NHIDCL के। उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगले 15 से 20 दिन में ये पूरे जितना भी डामरीकरण का कार्य होना है और जितने फ्लड प्रोटेक्शन के काम होने हैं उनको टाइमली कंप्लीट कर। रामनगर में स्थित रामा मंदिर परिसर में भारतीय बजरंग दल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मौजूद भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विवेक मिश्रा के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विवेक मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है तथा गौ मांस कटने के साथ ही इसकी बिक्री की जा रही है, जो कि एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में यह सब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही इसका विस्तार किया जाएगा तथा ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इसका मुकाबला करेंगे। भारतीय बजरंग दल रामनगर नैनीताल की एक रूटीन में होने वाली मासिक बैठक है, जिसमें हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संगठन का आगामी विस्तार कैसे हो, इसके साथ ही भारत के अंदर, विश्व के अंदर और विशेष रूप से उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार इस्लामिक जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, गौवंश बिक्री हो रही है, हत्या हो रही है, गौवंश की तस्करी हो रही है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हिंदुओं के समक्ष वर्तमान में एक विशालकाय समस्या बनती जा रही है, उन पर योजना बनी, रचना बनी और भविष्य में उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया और भविष्य में प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ताओं को धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए संगठित होकर के संवैधानिक रूप से प्रतिकार करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। जसपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले समस्त अधिवक्ताओं ने चैत्र नवरात्रि के उपरांत ईद मिलन कार्यक्रम बार एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने जसपुर क्षेत्र वासियों की 19 गांवों को जसपुर विधानसभा से अलग किए जाने का विरोध प्रकट करते हुए पूर्ण जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलाए जाने की मांग के साथ ही
समस्त सरकारी कार्यालयों को एक ही प्रांगण में स्थापित किए जाने की भी मांग की, जिससे अधिवक्ता व जनता को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जिस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरपाल सिंह एडवोकेट ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान हिंदू समुदाय के अधिवक्ताओं के व्रत के चलते इस मिलन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। इस पर बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, समस्त अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर के ईद की मुबारकबाद दी। अन्य अधिवक्ताओं की समस्या थी, जैसे 19 गांवों का मामला है कि 19 गांव जो इस तहसील से हटाकर काशीपुर तहसील में कर दिए गए, उन पर विचार रखा गया और ये तय किया गया कि हाई कोर्ट में हम उसकी पैरवी सही से करें ताकि वो गांव हमारे यहाँ आ सके। उससे हमारे अधिवक्ताओं का काम बहुत प्रभावित हुआ है, बादकारियों को भी परेशानी हुई है और आम जनता को भी परेशानी हुई है। तथा साथ ही जो कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, रजिस्ट्रार कार्यालय है, उप निबंधक कार्यालय और इसके अलावा तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय, सभी कार्यालय, न्यायिक विभाग है, सारे कार्यालय एक जगह करने की हम सरकार से मांग रख रहे हैं। चारधाम यात्रा निरीक्षण के क्रम में बद्रीनाथ से आने के बाद सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई और चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी आर राजेश कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए 20 करोड़ 72 लाख की लागत से निर्माण किए जा रहे क्रिटिकल केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यह भी देखा कि तय मानकों के अनुरूप क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद सचिव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में कितने मेडिकल स्टाफ है इसकी भी जानकारी ली। सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है या नहीं, यह भी जानकारी ली और मेडिकल स्टाफ को निर्देशित करते हुए कहा कि वे बीमार लोगों की सेवा भाव से मदद करें। सचिव ने सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में पूछताछ की। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच सोलानी पुल के मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बदमाश रुड़की में हुई लूट की वारदात में शामिल था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने पर विचार करने के आदेश का पालन नहीं करने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव आर राजेश और दिनेश निदेशक डॉक्टर आशुतोष को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने आदेश दिया। पूड़ी गढ़वाल निवासी महेश चंद्र, कपिल कुमार पांडे, बलबीर कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा कि वे भी भीड़ चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में बतौर जनरेटर ऑपरेटर दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 मई 2017 को 9 फरवरी 2018 को आदेश पारित कर कहा था कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम वेतनमान देने पर विचार करे। इसके खिलाफ सरकार ने खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर की, जिससे खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2018 को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील तैयार की गई, वह भी खारिज हो गई। हल्द्वानी में 2 माह के लंबे इंतजार के बाद बुधवार शाम को अचानक से बदरा बरसे तो लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान अंदर चलने के साथ अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधियों के बीच सड़क पर दृश्यता कम हो गई। इस दौरान करीब 10 मिनट तक ओले भी गिरे। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। बुधवार शाम पूरे शहर में मौसम का मिजाज बदला। धूल भरी आंधियां चलने लगी। करीब 10 मिनट तक अंदर चलने के बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक बारिश रहने के बाद ठंडी हवा चलने लगी, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ी। मौसम खुशनुमा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इससे पहले दिन में तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम पारा 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देहरादून मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल तक पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। अंधड़ और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक अधिकतर किसानों ने गेहूं की फसल काट ली है। हालांकि कटे हुए गेहूं खेतों में ही पड़े हैं।
अगर आप कॉर्बेट घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप जल्द ही हाथी पर सवार होकर इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का मजा ले सकेंगे। कैसे आपका ये सपना हकीकत हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप कॉर्बेट घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप जल्द ही हाथी पर सवार होकर इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का मजा ले सकेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में पशु कल्याण से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई थी, जो जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 7 साल पुराने आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे उम्मीद जगी है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटक एक बार फिर हाथी पर बैठकर प्रकृति और वन्य जीवों के करीब जाने का रोमांच अनुभव कर सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक चला तो हमने हाथी सफारी भी शुरू करने के लिए उसका बैकग्राउंड में सारे कार्रवाई हमने कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा मैं अभी इमीडिएटली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाथी सवारी एक ऐसी बात है कि जिसमें बच्चे लोगों को बहुत प्रेरित होते हैं जानवर के लिए, एवं भविष्य में अगर हमारा बच्चे जंगली जानवर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इसके लिए प्रेरित होते हैं तो उससे बढ़िया कंट्रीब्यूशन कॉर्बेट से कुछ हो नहीं सकता। जीप सफारी की रफ्तार तेज होती है और इससे ज्यादा शोरगुल होता है। इसके विपरीत हाथी शांत भाव से चलते हैं, जिससे पर्यटकों को जंगल की शांति का अनुभव करने का मौका मिलता है। बहुत सारे पर्यटक और खासतौर पर विदेशी मेहमान जो हैं, हमारे स्वदेशी मेहमान जो हैं, वो हाथी की सफारी में जंगल का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि जंगल में हाथी में जाने के बाद वो बहुत नज़दीक से और ख़ास तौर पर बहुत निश्चित रूप से कम प्रभाव करते हुए जो है वो अपनी यात्रा को सुनिश्चित करते हैं। तो एक अलग तरीके का रोमांच है, अलग तरीके का अद्भुत जो है एक फीलिंग्स है एलिफेंट्स के ऊपर सफारी करना। हाथी सफारी जो है एक वन्यजीव को देखने का एक अलग साधन होता है। हालांकि आप पैदल भी जो है नेचर को देखते हैं, जीप से भी देखते हैं, लेकिन हाथी सफारी के माध्यम से आप जंगल को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। पूर्व में हालांकि हाथी सफारी होती थी, लेकिन फिर किसी कारणवश वो बंद कर दी गई थी। अगर इसको पुनः खोला जा रहा है तो निश्चित तौर पर हर्ष की बात है, और इससे जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं उनको एक नया अनुभव मिलेगा। तो ये अच्छा कदम है, स्वागत कदम है कि जो पर्यटक हैं जो अभी तक वंचित थे एलिफेंट सफारी से, तो दोबारा मिठास वो खुश होंगे और एलिफेंट राइड का मजा ले सकेंगे आने वाले समय। हाथी सफारी के फिर से शुरू होने की उम्मीद से स्थानीय महावतों और हाथी पालकों के लिए भी उम्मीदें जगी हैं, जिन पर प्रतिबंध से बुरा असर पड़ा था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।